एक्टर बनना चाहते हैं पर हाथों का इस्तेमाल, बॉडी का इस्तेमाल करना नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए वही वीडियो लेकर आ रहा हूं और बेहतर तरीके से और मजेदार तरीके से। क्या? जेस्चर। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि टाइप ऑफ जेस्चर्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं कि उनको एज एन एक्टर कैसे आप इस्तेमाल करेंगे या उनका एक्टर के तौर पर या एक्टिंग में प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले हमने समझ लिया कितने प्रकार के जेस्चर होते हैं, कि भाई 6 प्रकार के जेस्चर बताए थे मैंने, कि कौन कौन से बताए थे भाई। आपके बताए थे डिस्क्रिप्टिव जेस्चर बताए थे, अफेक्टिव जेस्चर बताए थे, सोशल जेस्चर बताए थे, साइकोलॉजिकल जेस्चर बताए थे। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं कहा, नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर, मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। अगर चैनल पर नए हैं तो पता है यार, देखो पता है तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, कमेंट करो, नए नए भाई सवाल पूछो, एक्टिव तरीके से मैं बताऊंगा, तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं, इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि जेस्चर किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं या क्या इनका इफेक्ट है, रोल क्या है इनका। तो जो भी नए यहाँ पर यूजर हैं उनको भी मैं थोड़े से डिटेलिंग में समझा देता हूँ। जेस्चर क्या होता है? शरीर के द्वारा कोई भी मूवमेंट जिसका मीनिंग होगा वो जेस्चर कहलाए जाएंगे। मतलब मीनिंग होना इंपॉर्टेंट है। एक्टर का हाथ वगैरह चलाने से ज्यादा उस हाथों का, ए इधर आ, ये जेस्चर है, ए इधर आ, मूवमेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मूवमेंट का मीनिंग होना। ओए निकल यहां से, इसका मीनिंग है। उठ, निकल यहां से, इसका मीनिंग है। तो शरीर के द्वारा कोई भी मूवमेंट जिसका मीनिंग होगा वो जेस्चर कहलाया जाएगा, बराबर। अब समझते हैं कि ये कैसे हेल्प करेंगे या किस तरीके से जेस्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जेस्चर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो पॉइंट है, वो क्या है? कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जेस्चर इस्तेमाल होगा। एक चरित्र का जो विकास है, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट, उसके लिए जेस्चर का इस्तेमाल होगा। अब कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। मुझसे बहुत बार मुझसे इंटरव्यू वगैरह में सवाल पूछा गया कि आपने दयाल का किरदार कैसे बनाया। तो दयाल के कैरेक्टर के लिए जब मैं अटल सीरियल में दयाल का कैरेक्टर बना रहा था, सबसे पहले देखा मैंने, तो मैंने देखा कि उसका टाइम पीरियड क्या है। 1930 में लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती थी, वो रिसर्च है यार, है ना। उस समय लोग किस तरीके से ज्यादा हाथों का इस्तेमाल करा करते थे, ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आज हमें रियलिस्टिक एक्टिंग इतनी तरीके की चीजें आ गई हैं, लेकिन उस समय पर शायद उतनी चीजें नहीं पता थी क्योंकि इंटरनेट नहीं था। लेकिन फिर भी उस समय के लोग बहुत ज्ञानी थे, मैं ये नहीं कहूंगा। उस समय का जो सिनेमा बन गया वो अभी भी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कि 1930 में मैंने रिसर्च करा, रिसर्च करके देखा कि भाई उस समय के लोगों का बॉडी लैंग्वेज जेस्चर कैसा होता था। तो जेस्चर कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जो भी किरदार आप निभाने वाले हो उसके जेस्चर क्या होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। बॉडी लैंग्वेज, इसके शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज मतलब शरीर की भाषा, तो उसमें जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि शरीर के द्वारा कोई भी मूवमेंट जो कि मीनिंग कन्वे करेगा वो जेस्चर की कैटेगरी में जाएगा। तो वही जेस्चर जो है वो भाषा को बोलते हैं। लोग कहते हैं ना, टीवी में भी कहते हैं, फिल्मों में, एक्सप्रेशन दो, एक्सप्रेशन दो। एक्सप्रेशन भी जेस्चर का ही पार्ट है। एक्सप्रेशन एक सिर्फ चेहरे की बात कर देते हैं हम, लेकिन सिर्फ चेहरे से एक्सप्रेशन नहीं होता है, हाथों का भी एक्सप्रेशन होता है। चीजें भी एक्सप्रेस करना, बॉडी को एक्सप्रेस करना, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, वो एक्सप्रेशन होता है। हम सिर्फ करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जेस्चर का इस्तेमाल होता है। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई कोई भी चरित्र अगर हम बनाएंगे तो उसके किस तरीके से जर्नी है, उसमें वो किस तरीके से हाथों का इस्तेमाल करेगा, कैसे वो किस छोटे छोटे उसमें ढूंढेगा कि भाई इसमें अफेक्टिव जेस्चर कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्टिव जेस्चर कौन कौन से हैं। अगर तुम्हारे पास स्क्रिप्ट आएगी, चाहे वो थिएटर की है चाहे वो नाटक किया है, तो इससे पहले वाली वीडियो में बता रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बताया टाइप ऑफ जेस्चर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टर के में कौन से समय पर कौन सा जेस्चर लगाना है, वो स्क्रिप्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जिसके हम बारे में बात करते हैं कि भाई ये हिडन मीनिंग को कन्वे करने के लिए, मतलब सब टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो जेस्चर हैं वो हेल्प करते हैं एक एक्टर की। कहोगे किशोर सर समझा दो थोड़ा, तो भाई समझ लेते हैं इसको भी, है ना। यार घर पे आया हूं ना, तो आज मतलब 4 महीने के बाद घर पे आया, तो मुझे आज थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ तो गला खराब हो गया। खैर कंटिन्यू करते हैं।
तो भाई दूसरा पॉइंट मैंने बता रहा हूं कि भाई आप हिडन मीनिंग को कैसे कन्वे करते हो। ठीक है, अब ये हिडन मीनिंग क्या होता है? एक होता है टेक्स्ट और एक होता है सब टेक्स्ट। इसको समझो। टेक्स्ट मतलब जो लाइन लिखी गई है, लेकिन उस लाइन के पीछे का पर्पस, जो कि लाइन डायरेक्ट बोली जा रही है, उसके पीछे का जो हिडन मीनिंग है वो एक्टर अपने जेस्चर से, अपनी बॉडी से दिखा सकता है। बहुत बार आपने सीन देखे हैं, क्या देखे हैं कि लाइन बोल रहा है और उसने सिर्फ किसी बोलते बोलते किसी को सिर्फ लुक दिया और हल्की सी स्माइल पास कर दी, तो तुम्हें टीवी पे समझ आ जाता, अरे यार ये उससे बात आंखों आंखों में कुछ कह गया। तो ये क्या है, हिडन मीनिंग को लाइनों के द्वारा कन्वे कर रहा है। तो आपको अपने टेक्स्ट, इस पे वीडियो हम कभी बात करेंगे तो जरूर करेंगे कि टेक्स्ट और सब टेक्स्ट को जब निकालते हैं तो जेस्चर जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि अब देखो यार, तुम सामने नहीं हो ना, बहुत बार मैं बहुत बना हुआ महसूस करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई सामने होता ना तो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करवा देता, तुरंत हैंड टू हैंड करवा देता। लेकिन नहीं हो तो यहाँ पर कुछ यूट्यूब के डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि तुम्हें पूरे तरीके से समझ में आए, मुद्दा जो है भेजे में तो घुसे कम से कम। तो हिडन मीनिंग को बहुत बार हम हाथों से या अपने शरीर से, आंखों से, फेस से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आप देखोगे कोई सीन में मत कर, आउट ना हो, आउट ना हो, और कैमरा टिल्ट होता है, उसने उंगली ऐसे फिंगर क्रॉस कर रखी है, तो इस फिंगर क्रॉस का हिडन मीनिंग है ना अपने आप में। उसने ऐसे फिंगर क्रॉस कर रखी है और कैमरा उसी सीन में टिल्ट हुआ और जी 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 जी, और चेहरे पे कुछ और है, लेकिन उस फिंगर जो क्रॉस हो रखी है नीचे, कैमरा टिल्ट होकर दिखा, तो ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे हिडन मीनिंग क्या चल रहा है। तो हिडन मीनिंग को कन्वे करने के लिए जेस्चर का इस्तेमाल एक्टर करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आया। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये जेस्चर जो है ये आपका स्टेटस पे बहुत वेरी करता है। आप किस, अब स्टेटस क्या होता है? स्थिति, आप प्रेजेंट स्थिति में क्या क्या हो, कौन सी सिचुएशन में हो, तो वहां पर जेस्चर जो है बदलते रहते हैं। जैसे कि जेस्चर और पोस्चर दोनों चीजें बदलते हैं, लेकिन मैं जेस्चर के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि अगर आप घर पर हो और घर पर आपकी जेस्चर अलग, अरे यार मम्मी यार खाना दे दो ना यार, ठीक है ये खाना दे दो ना, लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन में हो तो ये शायद इस तरीके से जेस्चर नहीं आएगा, वहां पर बॉडी अलग तरीके से हो जाएगी। मतलब क्योंकि वहां पर आपका स्टेटस नीचे आ चुका है, स्थिति नीचे आ चुकी है। तो स्टेटस मतलब तीसरा पॉइंट आ गया, स्टेटस में भी जेस्चर वेरी करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। चौथे पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूँ। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है इमोशन को कन्वे करने के लिए या थॉट को कन्वे करने के लिए जेस्चर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एक एक्टर के लिए। जैसे अब तुमने एक एक्शन तुमने बहुत बार मूवियों में देखा होगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, उसने एक गोली मारी, उसको नवाज जब गोली मारता है, एक गोली मर गया ना आदमी, लेकिन उसने बार बार दा 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 सिर्फ गोली मारी, और उसकी आंखें तुम देखो, उसके उसके आंखों के जो जेस्चर्स हैं वो उसके मेंटल साइकी को कन्वे कर रहे हैं। तो कैरेक्टर के मेंटल साइकी को भी प्रेजेंट करते हैं जेस्चर, वहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है जेस्चर में, कि भाई सीन डायनेमिक। ये सीन डायनेमिक क्या कहता है समझते हैं भाई। अब ये सीन डायनेमिक क्या कहता है इसे समझते हैं। देखो सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, सीन इंटेंस है, लाइट है, किस तरीके का है, उस ही हिसाब से अगर आप अपने जेस्चर का इस्तेमाल करोगे तो शायद वो सीन और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आएगा निकल के। जैसे कि तुगलक की एक स्पीच है जिसमें तुगलक पागल हो चुका है और मतलब एक स्पीच बोल रहा है कि मेरे हाथों मारे जाने वाले सभी नाम तुमने गिनवा दिए, लेकिन संपन्न शहर के शहाबुद्दीन का नाम तुम भूल गए। हकीकत में वही मेरी तमाम कारगुजारियों का सबसे बड़ा सबूत था। मैंने उसकी लाश में खंजर कई मरतबा भोंका ताकि लोगों पर यह जाहिर हो सके कि बागियों के साथ जूझता हुआ वो मारा गया, लेकिन हर बार जब मैं खंजर से उसकी लाश को चीरता था मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो खंजर से उसकी लाश, अब ये जो इंटेंसिटी दिखा रहा है
ये डायनेमिक, उस सीन को डायनेमिक बना रहा है। ये जो खंजर से उसकी लाश को चीरता था, मेरे रोंगटे, जस्चर ही तो है तो जस्चर ही है ना। लेकिन बहुत बार, अब देखो एक और एग्जांपल तो मैं समझाता हूं कि एनिमल मूवी में या बहुत सारी मूवी में आपने एग्जांपल देखा भी है कि जब वो किसी को मार देता है तो एक बार में मर जाता है, लेकिन वो उसको बार बार मारता रहता है, चक्कू से मारता रहता है, मारता रहता है। मतलब उस जेस्चर को इतना हाईलाइट कर देता है, इतना ज्यादा मतलब हाईलाइटेड कर देता है कि वो मतलब वो उसकी साइकी से जुड़ जाता है, तो सीन एकदम ऊपर निकल के आ जाता है। तो जेस्चर का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आई होप आपको मेंटली यहां पर समझ में आया होगा, है ना। क्योंकि क्या है कि यार, अब जब तक हम इसको फ्लोर पर लेकर आएंगे, फ्लोर पर तभी ला सकते हैं जब तुम मेरे साथ में आमने सामने होगे, ठीक है, तब हम जरूर इसको फ्लोर पर लेकर आएंगे, एक एक टॉपिक को फ्लोर पर लेकर आएंगे, ठीक है। आई होप आपको जेस्चर समझ में आए होंगे इस पूरे सेशन में, इस वीडियो में, कि उनका प्रभाव कैसे पड़ता है, किस तरीके से वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अगली वीडियो आप कमेंट करो कि भाई आपको किस पर चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दी एक वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं, 5 मार्च से एक वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं, 1 महीने की 5 तारीख से, डेट आप मेंशन कर लो। 5 मार्च से एक नई वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं। अभी तक मैं थोड़ा घर पे आने जाने में व्यस्त था, लेकिन ये वर्कशॉप थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन अब 5 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको। इसमें मैं बॉडी, वॉइस और माइंड पर, तीनों पे काम करूंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो समझते हैं पात्र, चरित्र, किरदार, भूमिका, इन चीजों में ही ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो कि अगर आपको ठीक से समझ में आ गए तो काम हो जाएगा। इन्हीं पर काम करेंगे, बॉडी, वॉइस और माइंड। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं टारगेट कर रहा हूं इस वर्कशॉप में, वो है माइंड। अगर बुद्धि ठीक हो गई तो सारी चीजें काम करना स्टार्ट कर देंगी। सारा गेम मेरे दोस्त यहाँ का है, ठीक है। तो बुद्धि पे कैसे काम करना है, कैसे ग्रोथ समझनी है, कैसे स्क्रिप्ट को एनालाइज करना है, इन सब चीजों पर मैं काम करूंगा। कैसे आप ऑडिशन देंगे, ऑडिशन को कैसे बेहतर बनाएंगे, इन सब चीजों पर मैं काम करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं 5 तारीख, जो वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, इसमें आप एनरोल करवा सकते हो। व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी डिटेल जान सकते हो, क्या टाइमिंग है, क्या है, ठीक है। मतलब 1 महीना ना तुम्हारा यहां से यहां जाएगा, ये फैक्ट है यार। मेरी वीडियो देख लेना, ठीक है, किस क्वालिटी में काम करता हूं। जब फ्लोर पे उतरूंगा तो सोच के रखो तुम। लेकिन हाँ, उसके लिए तुम्हें भी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अपना 1 महीना मुझे बिल्कुल आंख बंद करके दे दो, सुबह से लेकर रात तक दे दो, मतलब 24 घंटे तुम्हारा 1 महीना मेरे पास होना चाहिए। तब देखो, अगर काम रिजल्ट ना निकल के आए, तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, 1 महीने का टारगेट है मेरा, ना निकल के आए तो जो बोलोगे वो कर दूंगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे मेरे क्राफ्ट पर इतना भरोसा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, कमेंट जरूर करें। बैकअप।